मैंने एक मोर्चे का इंतखाब करने के बाद वापस आकर गाड़ी में मौजूद हथियारों का जायजा लिया और फिर एक हल्की खुदकार राइफल मुंतखब कर ली जिसकी नाल पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। अब जरा गौर से मेरी तरफ देखो और पूरी ईमानदारी से बताओ कि गैरी मुझे कर्नल दावर के तौर पर पहचान सकेगा या नहीं। मुश्किल है। तो उसे मेरा जायजा लेने के बाद कहा, बड़ी सी बेतरतीब दाढ़ी लगाने के बाद तुम कर्नल दावर से ज्यादा फिडेल कास्ट्रो के भतीजे मालूम हो रहे हो। बाकी कसर कॉन्टैक्ट लेंस ने पूरी कर दी है। इन भूरी आंखों को देखकर वो कर्नल दावर का तस्वुर भी नहीं कर सकेगा। मेरी कोशिश होगी कि तुम्हें सामने ना आना पड़े। मैं खुद भी इसे संभाल सकता हूं। संभालने का सवाल बाद में पैदा होगा। पहला मसला उसे रोकने का है। हमें दूर से निशाना लेकर उसकी गाड़ी का टायर ब्रस्ट करना होगा। तुम ये काम कर लोगे? सुल्तान शाह ने अपने दोनों कान पकड़कर कहा, तुम्हारे होते हुए मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तुम्हारा निशाना बेखता है। मुझसे जरा भी गड़बड़ होगी तो वो साफ बच निकलेगा और मैं अपना सर पीटता रह जाऊंगा। तो फिर आओ। मैंने उसके शाने पर हाथ मारकर कहा, राइफल बेआवाज है। फाजल राउंड्स भी वाफिर मिकदार में मुयस्सर हैं। जरा सी चांद मारी की मशक कर ली जाए। राइफल और फाजल राउंड का डिब्बा लेकर हम दोनों मिट्टी के टीलों के पीछे निकल गए। नर्म और गीली मिट्टी में भटकने के बाद हम दोनों ऐसी और तलाश करने में कामयाब हो गए जिसके पीछे रहकर हम साहिल से आने वाली सड़क पर दूर तक नजर रख सकते थे। लो अब शुरू हो जाओ। मैंने राइफल सुल्तान शाह के हवाले करते हुए कहा, वो काला पत्थर तुम्हारा हदफ है? पत्थर छोटा है। सुल्तान शाह ने राइफल लेकर बेचारगी से कहा, मुतहरक टायर के मुकाबले में यह आसान निशाना है। मैंने उसे हिम्मत दिलाई। उसने शस्त्र ली, ठक की आवाज के साथ फायर किया। सड़क के किनारे धूल उड़ी मगर पत्थर वहीं पड़ा रहा। इसके तीसरे फायर के नतीजे में पत्थर का नामो निशान मिट चुका था। इस सड़क पर ट्रैफिक में तसलसल नहीं था। वक्फे वक्फे से इक्का दुक्का गाड़ियां गुजरती और फिर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता। गाड़ियों के नमूदार होने से पहले हवा के दोष पर इनके इंजनों की डूबती और उबरती हुई आवाजें ये बता देती थीं कि आने वाली गाड़ी किस कुमाश की है। ट्रक के शोर और कार के इंजन की गूंज में फर्क बहुत नुमाया था। सुल्तान शाह को निशानेबाजी का दिलचस्प मशगला हाथ आ गया था। वो सन्नाटे में बार बार गोलियां चला रहा था और मैंने वक्त गुजारे के लिए सिगरेट नोशी शुरू कर दी थी। मैं दिल ही दिल में एक दुआ मांग रहा था कि गैरी की वापसी के वक्त सड़क के दोनों समतों में कोई और गाड़ी ना हो। एन मौका पर कोई और इधर निकल आता तो सारा काम खराब हो सकता था। 2:10 पर सुल्तान शाह बेसाख्ता बोल उठा, वो आ रहा है। मेरी नजरें देर से उसी समत में जमी हुई थी। मैंने गैरी की गाड़ी की पहली झलक देखते ही राइफल सीधी कर दी। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पहली कोशिश में नाकामी के बाद मुझे इस पर दूसरा वार करने की मोहलत नहीं मिल सकती थी। मेरी शहादत की उंगली ट्रैगर पर तैयार थी। यूं ही वो गाड़ी मेरी जद में आई। मैंने बहुत एहतियात से उसके अगले टायर का निशाना लेकर फायर कर दिया। फायर भी आवाज था लेकिन टायर फटने की आवाज खासी पुरशोर थी। गाड़ी लहराकर सड़क से नीचे कच्ची और नाहमवार जमीन पर उतर गई। ड्राइवर बहुत होशियार था। उसने रफ्तार कम करके गाड़ी को संभालने की भरपूर कोशिश की लेकिन जमीन की नाहमवारी ने उसकी एक न चलने थी। गाड़ी लहराती हुई हमारी तरफ आ रही थी। अचानक फटा हुआ टायर एक खड़े में गया और कार पहलू के बल उलट गई। कार का ड्राइवर उस नागहानी उफ्ताद में मुब्तला था। गाड़ी के इंजन के साथ उसके अगले टायर तेजी से गर्दिश कर रहे थे। गाड़ी उलटते हुए फिजा में ड्राइवर की बेसाख्ता चीख भी गूंज उठी थी। कैरी को गाड़ी या ड्राइवर से ज्यादा अपनी सलामती की फिक्र थी। अचानक ऊपरी समत की खिड़की से उसका सर और फिर धड़ नमूदार हुआ। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने के बजाय अकबी खिड़की का शीशा उतार कर गाड़ी से निकल रहा था। मैंने बस इतनी देर इंतजार किया कि वो गाड़ी से बाहर कूद जाए। यूं ही वो गाड़ी की ओट में मेरी नजरों से ओझल हुआ। मैंने गाड़ी पर दूसरा बेआवाज फायर कर दिया। गैरी अपनी उल्टी हुई गाड़ी की ओट से निकलकर सड़क की तरफ भागता हुआ नजर आया तो मैंने निशाना लेकर तीसरा फायर कर दिया। गोली उसके पैरों के करीब जमीन में पवस्त होगी। तीसरे फायर से वही हुआ जो मैं चाहता था। गैरी ने हवास बागता होकर अपना रुख बदल लिया और सड़क की तरफ जाने के बजाय मिट्टी के टीलों की तरफ तोड़ने लगा। शिकारधाम में आ रहा था। मैंने उसे मजीद भड़काना मुनासिब नहीं समझा। मैंने देख लिया था कि उसके हाथ में एक बड़ा रिवाल्वर दबा हुआ था जिसे वो किसी भी लम्हे इस्तेमाल कर सकता था। उसके करीब जाने से पहले उसे गैर मुसल्ला करना जरूरी था। वो मिट्टी के टीलों को अबूर कर गया और इनकी आड़ में वापस साहिल की तरफ तोड़ने लगा। इस वक्त उसके बाएं हाथ पर मिट्टी के अंबार और दाहिनी तरफ गहरी खंदक थी जो शहर की इंतजामिया ने शायद इसी के लिए बनवाई थी। मैंने एक नजर उल्टी हुई गाड़ी पर डाली। ड्राइवर का कहीं पता नहीं था। शायद वो किसी बेढब चोट की वजह से गाड़ी में बेहोश हो गया था। इंजन से तेल बह जाने की वजह से इंजन खुद ब खुद बंद हो चुका था। गाड़ी और ड्राइवर का हशर खराब हुआ था लेकिन गैरी इस वक्त तक पूरी तरह महफूज था। मुझे हैरत थी कि गाड़ी उलटने के बावजूद इसमें आग नहीं लगी थी। मैंने नथने फुलाकर फिजा में एक गहरा सांस लिया। वहां पेट्रोल की बू मफकूद थी। शायद वो डीजल की गाड़ी थी। उल्टी हुई गाड़ी के करीब जिंदगी के कोई आसार नहीं थे।
सड़क से गुजरती हुई एक गाड़ी के सवार वो मंजर देखते हुए निकल गए। उन्होंने उसे कोई पुराना हादसा तस्वुर कर लिया होगा। एक हल्की सी अजनबी चीख ने मुझे चौंका दिया। मैं पलटा तो सुल्तान शाह डटाई से हंस रहा था। उसके दाहिने हाथ में एक पत्थर दबा हुआ था। क्या हुआ, कौन चीखा? मैंने बरहमी से पूछा। मेरा मारा वो पत्थर गहरी की टांग पर लगा था। उसने ये कहकर हाथ में दबा हुआ पत्थर पूरी कुव्वत से गहरी पर दे मारा। पत्थर गहरी की पुष्ट पर पड़ा। उसकी दूसरी चीख ज्यादा तेज थी। क्या कर रहे हो, ये क्या हमाकत है? मैंने झल्ला कर कहा। पत्थर मारकर उसके हाथ से पिस्तौल गिराना चाह रहा हूं। ये काम हो या ना हो, वो संसार तो हो ही जाएगा। सुल्तान शाह के इस ख्याल में निद्रत थी, लेकिन उसकी कामयाबी की उम्मीद कम थी। मैंने एक मरतबा फिर राइफल सीधी कर ली। गहरी खंदक और मिट्टी के सीधे टीलों के दरमियान भागता हुआ खासी दूर निकल गया था। मैं कई सेकंड तक उसके दाहिने हाथ का निशाना लेने की कोशिश करता रहा। आखिरकार मैंने ये सोचकर गोली चला दी कि निशाना खता भी हो गया तो गहरी की मौत का सबब नहीं बनेगा। इसके मुतारिक वजूद के सबब में ये नहीं देख सका था कि मेरी चलाई हुई गोली ने उसके बदन के किस हिस्से को चाटा, लेकिन एकदम रिवाल्वर उसके हाथ से छूटकर गहरी खंदक में चला गया। उसकी तीसरी चीख बहुत दर्दनाक थी। हम दोनों ने अपनी जगह छोड़कर उसके पीछे तोड़ लगा दी। उसका ताक़ुब करते हुए मैंने देखा कि वो लहराने लगा था। शायद मेरी चलाई हुई गोली से उसके दाहिने हाथ और रान में जख्म आया था। वो बदहवास था, भागते भागते थक चुका था और जख्मी भी हो गया था। उसकी रफ्तार धीमी हो गई थी, जबकि हम दोनों ताज़ा दम और वलवले से सरशार थे। जरा सी देर में मैं उसके सर पर पहुंच गया। वो अपने पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनकर बहुत ज्यादा खौफजदा था। फिर भी वो मुड़कर पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर सका था। गफलत का हर लम्हा उसकी जिंदगी मुख्तसर कर सकता था। इसके ज़हन पर यकीनी तौर पर यह खौफ तारी था कि उसका पीछा करने वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार मौत उसका मुकद्दर बनेगी। उसके पीछे भागते हुए अचानक मुझे अपना पिछला तजर्बा याद आ गया और मैंने पीछे से अड़ंगा देकर गैरी का तवाजन बिगाड़ दिया। संभलने की कोशिश में वो लड़खड़ा कर उस बुरी तरह गिरा कि मैं अगर उसका कॉलर पकड़कर उसे ना संभाल लेता तो वो सीधा 6 फुट गहरी खंदक में जा गिरता। इस वक्त मेरे वजूद में ना जाने कहां की ताकत समा गई थी कि मैंने राइफल सुल्तान शाह की तरफ उछालकर गैरी के भारी भरकम वजूद को उसके कदमों पर खड़ा किया और उसके मुंह पर दाहिने हाथ का जोरदार मुक्का रसीद करके उसके होश उड़ा दिए। खुदा के लिए, मसीह के नाम पर मुझे मत मारो, वो बिगड़ी हुई और दहशतज़दा आवाज में चिल्लाया। जेबे खाली कर, कितना माल है तेरे पास? मैं उसके सर पर सवार होकर बदली हुई आवाज में गुर्राया। हमसे बचकर कहां भाग रहा था? मेरे पास ज्यादा रकम नहीं। वो साजिशी दरिंदा अपने अंजाम को सामने पाकर खौफ से बुरी तरह कांप रहा था। उसने बहुत तेजी से अपने हिप पॉकेट से अपना चर्मी बटवा निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है, इसमें 1,500-2 हज़ार रुपए और 100-125 डॉलर होंगे। झूठे। इस बार मैंने अपने बाएं मुक्के से उसका दाहिना चपड़ा सहला दिया। सच सच बता, तूने रकम कहाँ छुपाई है? मैं उसे जानबूझकर टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहा था ताकि वो इस वारदात को राहज़नी का वाकया समझता रहे। ये बात ऐन उस मौका पर मेरे जहन में आई कि अगर उसे किसी और हवाले से मारा पीटा जाता और जिंदा छोड़ दिया जाता तो बात नहीं बन सकती थी। मैंने रकम कहीं नहीं छुपाई, गाड़ी में भी कुछ नहीं है। वो रो देने वाली आवाज में बोला, तो मेरे साथ चलो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा, मगर मेरे ऊपर जुल्म न करो। तेरी ऐसी की तैसी, सुल्तान शाह उर्दू में गुर्राया और नाल पकड़कर उसने राइफल का दस्ता गैरी की पिंडली पर दे मारा। हड्डी टूटने की आवाज के साथ गैरी चीखता हुआ जमीन पर बैठता चला गया। सुल्तान शाह ने उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं छोड़ा था। सुल्तान शाह ने जो कुछ किया वो दुरुस्त था। मैंने बढ़कर गैरी के चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। साथ ही मैं उसे बुरा भला भी कहता जा रहा था। अबे जलील बंदर, तेरी जेब में पैसे नहीं थे तो तू इतनी अच्छी गाड़ी में इधर छक मारने क्यों आया था? तुझे नहीं मालूम कि कंगले शिकार पर गोली जाया करके हम लोगों को अफसोस होता है? अब मैं कीमती गोली चलाने के बजाय हाथों से तेरा भुर्ता बनाऊंगा। गैरी को हमला करने का सिरे से कोई मौका नहीं मिला था। वह मुसलसल मुदाफाना जिद्दोजहद कर रहा था जो यकसर नाकाम साबित हो रही थी। कि गोली नहीं, मैं तुम्हें राइफल के पैसे भी दे दूंगा। कवारी मरियम के नाम पर, अपने खुदा के नाम पर मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं पैसे साथ लेकर निकला करूंगा। वो सफाक जरूर था मगर नाजुक अंदाम भी था। मेरे चंद थप्पड़ों से उसके चेहरे की खाल जगह जगह से फट गई। खून की लकीरों में उसका पूरा चेहरा नीला ओधा पड़ गया था। दूसरों के खिलाफ सफाकाना साजिशें करते हुए उसे खुदा याद नहीं आया था। उसकी अपनी जान पर मन आई थी तो उसे खुदा से मरियम तक सब याद आ रहे थे। तेरा घर कहाँ है? मैंने उसकी तजलील और तौहीन करने के लिए उसे हल्की सी ठोकर मारकर पूछा। हम किसी भी वक्त वहां आकर तुझसे अपनी इस मेहनत का हर्जाना वसूल करेंगे। मैं अमेरिकन डिप्लोमेट हूँ, कौंसल खाने में रहता हूँ। उसने फंसी फंसी और खौफजदा आवाज में जवाब दिया। अबे मनहूस, ये बात अब बता रहे? मैंने उसके बाल नोच कर अपनी बरहमी का इजहार किया। हम लोग गैर मुल्की अफसरों के मुंह नहीं रखते। तेरी गाड़ी की नंबर प्लेट सादी क्यों है? मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया था, इसलिए सरकारी गाड़ी नहीं लाया।
उसने उजलत से बताया, फिर फरियाद की, जरा मेरी गाड़ी में देख लो कि मेरा ड्राइवर सिर्फ बेहोश हुआ है या मर चुका है। मेरे लिए तो मिट्टी के इस ढेर से निकलना अजाब हो जाएगा। तो झूठा है। किस दोस्त से मिलने आया था? नाम बताओ उसका। मैंने मुतालबा किया। वो मेरे दुरुस्त बल्कि वैश्याना रवैये से इस कदर दहशतज़दा था कि बेसाख्ता बोल पड़ा। उसका नाम सोबराज है। इससे मेरा वक्त तय था। आम हालात में वो फिरौन सानी बना रहता था, लेकिन जूते खाकर उसने सच बोलना शुरू कर दिया था। मैंने सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा कि सोबराज पर आने वाली अखबारी कहानियों के हवाले से उसे मजीद लान तान करूं, मगर फिर वो इरादा तर्क कर दिया। वह मौजू इस वक्त के लिए बहुत हिसास और नाजुक साबित होता। मेरा अनजान बन जाना ही बेहतर था। वैसे भी लुटेरों और रहजनों को सियासी मामलात से क्या वास्ता। इस वक्त हम दोनों ने वही रूप धारा हुआ था। क्या ख्याल है, इसे जिंदा रखा जाए या गला घोंट कर इस खंदक में फेंक दिया जाए? मैंने सुल्तान शाह को आंख मार कर अंग्रेजी में पूछा था कि गहरी भी बात समझ ले। मार डालो। सुल्तान शाह ने गर्दन पर उंगली फेर कर बेपरवाही से जवाब दिया। वैसे भी ये यहाँ पड़ा रहेगा और सिसक सिसक कर मर जाएगा। हमारी वो मुशावरत महंगी पड़ी। गैरी ने हल्क फाड़ कर पूरी कुव्वत से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने उसका मुंह दबोचने की कोशिश की तो उसने बलबला कर मेरी उंगलियां चबाने की कोशिश कर डाली। मौत के कदमों की चाप सुनकर उसकी सारी तवानाइयां यकजा हो गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने हाथ को उसके दांतों की इज्जत से बचाया, उसके मुंह पर थूका और फिर बौखलाहट में उसकी कनपटी पर एक तगड़ा हाथ जमा दिया। वो नाहमवार मिट्टी पर बैठे बैठे ही एक तरफ लुढ़क गया। मैंने उसकी कमीज से अपने हाथ पूंछ लिए। हम दोनों आसपास का जायजा लेते हुए मिट्टी के टीलों से निकले तो मैदान बिल्कुल साफ सुथरा था। गैरी की उल्टी हुई कार आग लगने से महफूज थी। ड्राइवर का कहीं पता नहीं था। हादसे को पुराना समझकर किसी ने वहां रुकने की जहमत नहीं की थी। ड्राइवर का हशर भी देख लिया जाए। सुल्तान शाह ने मशवरा दिया। हमें वहां देखकर कोई और भी रुक सकता है। थोड़ी देर में पुलिस की कोई ना कोई गश्ती पार्टी इसे देख लेगी। हमें यहां से निकलने की फिक्र करनी चाहिए। मेरी बात उसकी समझ में आ गई। हम दोनों बर्क रफ्तारी से अपनी गाड़ी तक पहुंचे और फिर तेजी के साथ वहां से रवाना हो गए। कुछ मजा नहीं आया। रेलवे लाइन अबूर करके मेन रोड पर आने के बाद सुल्तान शाह ने सपाट लहजे में कहा, तुमने उसकी पिंडली तोड़ दी और फिर भी तुम्हें मजा नहीं आया? क्या उसे भून कर खाने का इरादा किया हुआ था तुमने? वो हंस पड़ा। मैं हराम नहीं खाता। गैरी इंतहाई बोधा निकला। पूरा मुकाबला बेजान और यकतरफा रहा। मजा तो जब था कि वो भी जमकर मुकाबला करता और जेर कर लिया जाता। वीरा का तजिया बिल्कुल दुरुस्त होता है। ये लोग तोप तफंग और हथियारों से लड़ना जानते हैं। हाथ पैरों की लड़ाई का इनमें दमखम नहीं होता। चूंटी भी पैर के नीचे दबती है तो काट लेती है। वो 6 फुटा इंसान है। शुरू से आखिर तक किसी चूहे की तरह डरा से मरा। मेरी उंगलियां काटने की कोशिश उसने भी की थी, मगर नाकाम रहा। आज उसके सितारे गर्दिश में थे। अगर गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर न उलटती तो हम उसे इतनी आसानी से जेर न कर पाते। सुल्तान शाह, खुदा का शुक्र अदा करो कि हमें इस मुहिम में सुरखरुई हासिल हुई। इसे जरा सा भी मौका मिल जाता तो वह हमें मारने से न चूकता। मैंने उसे एहसास दिलाया, यह मजे उड़ाने वाली मुहिम नहीं थी। जिंदगी और मौत का मसला था। इसके असरात बहुत दूर रस साबित होंगे और एक आध रोज में सामने आ जाएंगे। उसने खामोशी इख्तियार कर ली और पूरे इन्हिमाक से ड्राइविंग में मसरूफ हो गया। हम घर पहुंचे तो वहां नई जैसी सफेद टोयोटा करोला हमारी मुंतजिर थी, जिस पर लगी हुई नंबर प्लेट बता रही थी कि वो गाड़ी नई नहीं थी। तुम दोनों ने कमाल कर दिया। सुल्तान शाह ने अंदर पहुंचते ही वीरा और गजाला से मुखातिब होकर कहा, काजर मूली की तरह जरा सी देर में गाड़ी खरीद कर ले आई। ये चीचू की मलिया नहीं, कराची है। वीरा ने उसके चेहरे के सामने हाथ नचाते हुए जवाब दिया, जेब में पैसे हों तो जरा सी देर में हर चीज खरीदी जा सकती है। ये बताओ कि तुम्हारे घुटने क्यों ढीले हैं? क्या तीर मार कर आए हो? आज की जिल्लत गैरी जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकेगा। सुल्तान शाह ने फखर से अपना सीना ठोक कर कहा, हमने मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ दिया है। गाड़ी की खरीदारी का मामला जिम्नी था। मुझे यकीन था कि शेर दिल की बेवा को 1 लाख रुपए भी भिजवा दिए गए होंगे। असल मामला गैरी का था। इस पर बात शुरू हुई तो सुल्तान शाह ने यूं चहकना शुरू किया कि मैं हैरान रह गया। रास्ते में वो मजा न आने की शिकायत कर रहा था, लेकिन घर पहुंचते ही उसका रवैया यकसर तब्दील हो गया था। वह हर बात को मजे ले लेकर इतनी तफसील से बयान कर रहा था जैसे उसने गैरी से मुकाबले का हर लम्हा सनसनी और दिलचस्पी में गुजारा हो। वो मेरे साथ था तो उसकी हालत अपने डार से बिछड़ी हुई भेड़ जैसी थी जो हरासा और परेशान हो जाती है। सबके साथ यकजा होते ही वो दोबारा अपने रंग में आ गया था और दोनों औरतों की तवज्जो का मरकज बना हुआ था। वो इस कदर बेबस हो गया था तो तुम्हें उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे। गैरी की बेरहमाना ठुकाई की तफसील सुनकर गजाला ने मुठ्ठियां भींच कर कहा, सब नहीं, लेकिन मैंने राइफल की बट मारकर उसकी एक पिंडली की हड्डी तो तोड़ डाली। अब वो 2-3 महीनों तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। इसके लिए यह सजा कम रहेगी। वीरा ने संजीदगी से अपनी राय दी और कहा, अमेरिकी फितरत से तुम वाकिफ नहीं हो। ये अपनी गिरफ्त में आए हुए मुश्तबा कैदियों से नामालूम मकामात पर ऐसा घटिया सलूक करते हैं कि इंसानियत शर्मा जाए। गैरी भी कुछ देर के लिए तुम्हारा ऐसा ही कैदी था।
वो मुश्तबा नहीं, मुस्तनद कानून शिकन है। इसके साथ हर ज्यादती जायज होती। ये रायत कम नहीं है कि तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया। तुम्हारी बातों से कभी कभी मुझे सहारा मिल जाता है, मैंने हंसते हुए कहा। मैंने मुश्तिल होकर उसके मुंह पर थूक दिया था। अपनी सरकत पर मैं अब तक नादम हूं। तुम अमरीकी सिपाही नहीं हो इसलिए नादम हो, वो अपने कैदियों के मुंह पर पेशाब करके भी शर्मिंदा नहीं होते। इस कारनामे को फख्र से अपने साथियों को सुनाते हैं। वीरा जब भी अपने हम वतनों के बारे में लबकुशाई करती थी, नित नए इंकिशाफात करती थी। इस वक्त तक अमरीकियों की वो हरकतें बाहर की दुनिया के इल्म में नहीं आई थी। इसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया, पिंडली तोड़ दी, मुंह पर थूक दिया, और तुम फिर भी मुतमईन नहीं हो। तुम होती तो उसके साथ और क्या करती? सुल्तान शाह बोला। हाथों के बजाय किसी फटे हुए जूते से उसकी मुरम्मत करती। वह मोहलत नहीं थी, तुम फटा हुआ जूता कहाँ? सुल्तान शाह का वो तमस्कुराना फिक्रा वहीं अधूरा रह गया, क्योंकि मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी थी। वो कॉल सोबराज की थी। वो मेरी तरफ से भरा बैठा था। सिलसिला मिलते ही फट पड़ा। आज मैंने तुम्हें बेहतरीन मौका दिया था जो तुमने खो दिया। तुम फ्रेंच बीच क्यों नहीं पहुंचे? वो रुपोश और गोशा नशी था। मैं हैरान रह गया कि उसे वो खबर कैसे मिल गई। वो खबीस वहां मेरा इंतजार करता रहा। 2 बजे उसने रेस्ट हाउस से मुझे फोन किया कि मैं वहां क्यों नहीं आया। मुझे फ्रेंच बीच का जोग्राफिया मालूम नहीं था, वरना मैं इसी वक्त तुमसे इनकार कर देता। मैंने रुखाई से कहा, तुम वहां के मुहाफिजों को भूल गए थे। उसे मारकर मेरा वहां से निकलना नामुमकिन हो जाता। इस इलाके में किसी को कत्ल करना इतना आसान नहीं है। मैं दिल ही दिल में यह तय कर चुका था कि उसे अपने और गैरी के तसादुम की हवा नहीं लगने दूंगा। इन दिनों इस पर अपनी बड़ाई जताने का भूत सवार था। इसरो में आकर वो किसी भी अखबार को फोन करके यह बता सकता था कि इसके इमां पर डैनी ने गैरी का हुलिया बिगाड़ा है। वैसे अमरीकी जो कुछ भी कहते रहते मुझे उसकी परवाह नहीं थी, लेकिन 2 टोक अंदाज में अपना नाम मुलव्विस होना मुझे जरा भी पसंद नहीं था। मैं मोहतात रवि की इस पॉलिसी से सर मुंह भी इनहिराफ नहीं कर सकता था जो मैंने जनरल और जलाल के साथ तय की थी। आसान नहीं है तो नामुमकिन भी नहीं है, वो चटक कर कह रहा था। मैं इन लोगों के दिलों में अपनी हैबत बिठानी चाहता हूं ताकि वो मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दें। आज तुमने ये मौका जाया कर दिया। सोबराज, होश में रहो और अपना लहजा दुरुस्त करो। मैंने सर्द लहजे में उसे तादीब की। मैं सुनील की तरह तुम्हारा जरखरीद गुलाम नहीं हूं जो तुम मुझसे इस लबो लहजे में बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें ढील और आज़ादी दी हुई है। तुम पर मेरे कई एहसानात हैं जिनका बोझ तुम कभी नहीं उतार सकते। ओह, तुम बुरा मान गए। मेरी कड़ी तादीब पर उसने जल्दी से कहा, तुमने एक ही सांस में सारी बातें गिना डाली। मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रहा था, तुमको अपना समझकर खुले दिल से शिकवा कर रहा था। ऐसे नाजेबा गिले शिकवे मुझे पसंद नहीं है। मेरा अंदाज बदस्तूर खुश्क रहा। तुम्हारी तरह मैं उसे अपना दुश्मन जरूर समझता हूं, मगर मैंने उसके बारे में तुमसे कोई वादा नहीं किया था। यह कहा था कि आज के लिए मुझे वक्त निकालना होगा। शायद तुम्हें याद हो कि मैंने ये भी कहा था कि तुम उनसे जरूरत से ज्यादा डरे हुए हो। इनको तुमसे डराने के लिए मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता था। तुम अब भी नाराज मालूम हो रहे हो। मेरी बातें बुरी लगी हैं तो मुझे माफ कर दो। इस साढ़े वक्त में मैं तुम जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता। गैरी को खाक में डाल दूं, इसके लिए यही जिल्लत काफी है कि वो शहर से मीलों दूर एक लंगोट बांधे मेरे इंतजार में चिलचिलाती धूप फांकता रहा। अब तुमने मर्दों वाली बात की है। मैंने अपने लहजे में संजीदगी बरकरार रखते हुए कहा, आदमी में हौसला हो तो दुश्मन को कभी भी जेर किया जा सकता है। बेवकूफ़ी से अपनी जान जोखम में डालना अक्लमंदी नहीं होती। वो अब भी मेरा दुश्मन है। तुम्हारी बातों से मुझे हौसला मिलता है। ऐसा लगता है जैसे गैरी एक न एक दिन तुम्हारे ही हाथों मारा जाएगा। तुमसे मेरी दोस्ती रहे या ना रहे, इससे मेरी दुश्मनी बाकी रहेगी। मैं अपने दुश्मनों को पाताल में भी जिंदा नहीं छोड़ता। ये तुमने क्या कह दिया? मुझसे तुम्हारी दुश्मनी कैसे खत्म हो सकती है? तुमने दोबारा कड़वी कसीले बातें की तो कुछ भी हो सकता है। मैंने जवाब दिया, तुमको मालूम होना चाहिए कि तलवार का घाव भर सकता है, जुबान का घाव कभी नहीं भरता।